हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नया चैनल मेडिफलिक। मेरा नाम है माहिर और आज हम करेंगे ह्यूमन फिजियो का एक और चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। आई होप सो आपको प्रीवियस चैप्टर समझ आया होगा और ये चैप्टर करते हैं, इस चैप्टर को भी करीब खत्म कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू स्टडी, लेट्स बिगिन। As you read earlier, O2 वगैरह के बारे में बात करा। O2 is utilized by the organism to regulate blah 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 छोटू पुद्दू पुद्दू सी चीजें। Not that much हमें पता है, सांस लेने को ब्रीदिंग कहते हैं, O2 को अंदर लेना, ऑक्सीजन को CO2 को बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग होता है। इसको रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से किस किस के अंदर, तो इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, invertebrates like sponges, coleotrates, flatworms, etc. ये क्या करता है? एक्सचेंज O2 with CO2 with simple diffusion over their entire body. So with earthworm क्या करते हैं? Use the most critical and insects have network of tubercle tubes like tracheal tubes to transport atmospheric air within the body. वहीं पे special vascular structures होते हैं गिल्स। इसके बाद फिशेस के बाद aquatic arthropods and mollusks where vascularized bags called lungs जो हमारे पास होता है pulmonary respiration के लिए, are used for by the terrestrial forms for the exchange of gases. Among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibians and reptiles, birds have mammal respire through lungs. वहीं पे amphibians like frog क्या कर सकते हैं? moist skin से भी respiration कर सकते हैं, जिसको कहते हैं cutaneous respiration. Okay? तो human respiratory system क्या है? We have pairs of nostrils opening above the upper lips. It leads to the nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber is open to the pharynx में खुलता है, वो एक कॉमन पैसेज होता है खाने और सांस लेने का। वहां से ट्रैकिया में खुलता है, सी शेप ट्रैकिया होती है। वहां से लेरेंक्स होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से आवाज निकलती है, साउंड बॉक्स। फिर स्वॉलिंग के द्वारा हमने ग्लोटिस के बारे में कल पढ़ा था। ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द larynx. Trachea is straight tube extending from the mid-thoracic cavity. We divide at the level of fifth thoracic vertebrae into the right and left pulmonary bronchi. Each bronchi undergoes repeated division, छोटे-छोटे, और क्या करता है? टर्शियरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई बना देता है और ब्रोंक्यूल्स बना देता है। ये क्या करते हैं? छोटे-छोटे ब्रोंक्यूल्स में बन जाते हैं। The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi, initial bronchial support incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchi gives rise to a very thin and irregular walled vascular bag-like called alveoli. यहाँ पे alveoli में क्या होता है? फिर respiration होता है, मतलब changes of CO2 of O2 and O2 नहीं O2. Branching network of bronchi, bronchioles, alveoli comprise the lungs. We have two lungs which are covered by double pleural layer with pleural fluid between them. It reduces the friction on the lung surface and all outer pleural membrane. It's close contact with the thoracic. S type है। ये एपिग्लोटिस आ गया, लेरेंक्स आ गया, यहाँ पे ट्रैकिया, सी शेप ट्रैकिया, कार्टिलेज, हिलाइन कार्टिलेज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टर्शियरी, सेकेंडरी ब्रैंक्यूल्स में आ जाता है। फिर एल्वुलाई हो गया, एल्वुलाई के अंदर फिर हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो हमारा राइट लंग होता है, अगर मैं इससे देखूं तो मेरा राइट हिस्सा तीन पार्ट में डिवाइड होता है, 1 1 2 1 3, whereas left is 1 and 2. ओके, अब ये फिर से एक पूरा मैंने बना रखा है। कहाँ से? एक्सटर्नल नोस्ट्रल से वेस्टिबुल, वेस्टिबुल से नेजल चैम्बर, यहाँ पे इंटरनल ईयर्स, फिर नेसोफेरिंक्स, फेरिंक्स, ग्लोटिस, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स, एल्वेओलिक एट्रिया, ये वेस्कुलर सैक और एल्वुलाई में पहुंचती है। ये वाला कौन सा? रेस्पिरेटरी टी है, और ये वाला कौन सा? ये कंडक्टिंग जोन है। यहाँ पे इनकम्प्लीट और शेप आता है, ये ब्रोंकल ट्री आ गया, रेस्पिरेटरी ट्री आ गया, एक्सचेंज जोन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या क्या करता है? ब्रीथिंग, परमुलेशन, वेंटिलेशन बाय द एटमॉस्फेरिक एयर is drawn in and CO2 rich alveolar layer is released out. O2 क्या कर दी? CO2 छोड़ दी। Diffusion of gases O2 and CO2 across alveolar membrane. ठीक है, transport of gases by the blood, diffusion of O2 CO2 between blood and tissues, and utilization of O2 by the cells of catabolic reaction result release of CO2. ओके, फिर आता मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सांस लेने को इंस्पिरेशन कहते हैं और सांस निकालने को
एक्सपिरेशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है? प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड। इंस्पिरेशन कैन अकर प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर कम है तो ऑब्वियसली सांस अंदर लोगे, अगर अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो सांस बाहर छोड़ोगे। सिंपल सी चीज है, नॉर्मल सा फंडा है, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके बॉस, अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर में आग लगा देंगे। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। The diaphragm and the specialized sets of muscles, external and internal costal muscles between the rib मदद करती हैं। The diaphragm, specialized set of muscles, external and internal intercostal between the ribs, help in generation of such gradient. Inspiration is initiated by contractions of diaphragm. Yeah, I don't know you guys are able to see my diaphragm or not, but here it is. You guys can feel. ये rib cage है, अपने हाथ से फील करो कि rib cage में जो आ रहा है ना, ये देखो, सांस लो, ऊपर हुआ, रिलैक्स हुआ, ये चीज ठीक है। ओके, the helps in regeneration of such gradient. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm and increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. The contraction of external internal costal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing the increase in the volume. The intercostal muscles, the volume of thoracic chamber, the dorsoventral axis. ये पेज थोड़ा ब्लर हो गया है। ओके, आई गॉट इट, बट आई हैव माय इनिशिएटिव राइट नाउ हियर। देखो, अगर हो रहा है पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस है, और क्या कहते हैं, तो ये क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। अगर वहीं पर डायफ्राम, इसमें क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम होता है, इंटरनल कोस्टल मसल वापस डायफ्राम के पास होता है, स्टर्नम अपनी पोजीशन में आता है, और जैसे सांस लोगे वो अपनी पोजीशन में आता रहेगा, तो ये एक्सपिरेशन होगा, ये वाली चीज है। डायफ्राम का रिलैक्सेशन, इंटरनल कोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन, वापस आ जाना, ये सब क्या हो गया? एक्सपिरेशन। ये देखो, रेज दो स्टर्नम रेज हो गए, जैसे आपने एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। सांस ली, सांस ले रहे हो तो स्टर्नम, ये स्टर्नम होती है, ये ऊपर जा रही है, लंग्स फूल रहे हैं, चेस्ट फूल रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सांस छोड़ो, ऐसे जाएगा, रिब्स अपनी जगह पे, स्टर्नम वापस नीचे, हमने सांस छोड़ दी। खुद फील कर सकते हो, रिब्स ऊपर जा रही है, स्टर्नम ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जैसे सांस छोड़ेगा डायफ्राम रिलैक्स होगा, रिब्स और स्टर्नम अपनी जगह पर, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल्स, यूज योर बॉडी टू स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी, इट विल बी वेरी बेटर। एंडोक्राइन के अंदर नहीं करने का, पता चले किडनी निकाल के देख रखी है, ये क्या है इसका, ठीक है, जो चीज बोली जा रही है उसके हिसाब से। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आते हैं, व्हाट आर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स? वॉल्यूम टीवी होता है, एक तो टीवी का होता है टाइटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? 500 मिलीलीटर। एक्सपिरेटरी हेल्दी मैन का कितना होता है? 6000 से 8000 पर मिनट। वहीं पे इंस्पिरेटरी आईआरवी क्या होता है? पर्सन इंस्पायर फोर्स, ताकत लगा के जितना कर सकता हूँ वो 2500 से 3000। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ताकत लगा के जितना एक्सपायर कर सकता हूँ इतना, ठीक है, 1000 से 1100। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 से 12, जिसके अंदर नॉर्मल जितनी हवा बचती है सांस छोड़ने के बाद। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जितनी टोटल इंटरनल सांस इंसान ले सकता है अंदर के साथ, टीवी प्लस आईआरवी। एक्सटर्नल कैपेसिटी, कितनी इंसान छोड़ सकता है? टीवी प्लस सीआरवी। एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ईआरवी प्लस आरवी। न्यूमेरिकल आया है 2019 के अंदर, शायद 2019 के अंदर एक न्यूमेरिकल आया है, इससे न्यूमेरिकल का एडिशन करना था बस, ठीक है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ कितनी हो सकता है? दिस इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी? आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी या वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो एक ग्राफ है, ये टोटल टीवी, यहाँ से अगर यहाँ तक जा रही है तो क्या आ रहा है? देखो टीवी भी हो रहा है और आईआरवी हो रहा है, तो इसको क्या है? ये होता है आईवी, आईसी सॉरी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगर सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो तो ये क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी, वीसी। अगर खाली सांस छोड़ रहे हो, टीवी इंक्लूड है, तो क्या होगा? ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एफआरसी में ईआरवी और रेसिडुअल वॉल्यूम होते हैं, इसके अंदर टीएलसी में टोटल लंग कैपेसिटी में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। 2019 के अंदर एक न्यूमेरिकल आया है, 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 2019 के
अब इसका देख लेते हैं। इंस्पिरेशन के अंदर डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करता है और एयर अंदर आती है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के अंदर डायग्राम और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती है, थोरेसिक वॉल्यूम कम, पल्मोनरी वॉल्यूम कम, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बड़ा और बाहर बाहर। Lungs do not collapse between the breath because there is negative intrapleural pressure pulling the lungs wall. Portion of air which remains in the lungs is called anatomical dead space volume. उसकी वैल्यू कितनी होती है? 150 ml, 150 ml. ओके, लेट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है? बहुत प्यारा खेल है, बहुत प्यारा। इसमें रोने धोने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होगा, ऑक्सीजन का होगा, ट्रांसपोर्ट गैस का होगा। चैप्टर को हम इसी तरीके से समाप्ति की ओर बढ़ देंगे। तो सबसे पहले हम जल्दी से करते हैं चेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं। एल्वुलाई होती है प्राइमरी साइट किसके लिए? एक्सचेंज गैस करने के लिए। Solubility of gases as well as thickness of membrane involved in the diffusion are also important factors that can affect the rate of diffusion. Rate of diffusion किस किस पे इफेक्ट करता है? Solubility of gas पे। ध्यान रखो बचुआ। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, ठीक है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फॉर एग्जांपल PCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। देखो ये टिश्यू तक है ना। देखो एटमॉस्फेयर अंदर क्या, एटमॉस्फेयर के एयर क्या होती है? एटमॉस्फेयर के बाहर O2 ज्यादा होती है, CO2 कम, इसलिए हम जो ज्यादा मतलब जो कम होगा वो बाहर छोड़ देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी, ऑक्सीजन ज्यादा तो हमने अंदर ले ली। एल्वुलाई के अंदर O2 ज्यादा होती है, CO2 कम होती है, इसलिए CO2 उससे निकाल ली जाती है, O2 ले ली जाती है। डिऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा होती है, कितनी होती है? 45, O2 कम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली 95 एंड 40। टिश्यू के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इस वजह से इससे कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और ऑक्सीजन दे दी जाती है। समझ ला? नहीं समझ ला? चलो यही चीज इन्होंने बताई है। देखो यहाँ से ही है लंग्स, ये गया पल्मोनरी वेन किसे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जा रहा है, इधर गया लेफ्ट एट्रियम में, ये राइट है, ठीक है। यहाँ से इधर गया टिश्यूज पे, यहाँ से टिश्यूज O2 में गया, CO2 गया। क्यों क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था? O2 कम था, तो इसलिए O2 दिया, CO2 ज्यादा था, हमने ले लिया। फिर गया, फिर इधर गया राइट ऑरिकल वेंट्रिकल, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, बूम बाहर। Gradient of is present for CO2 in the opposite direction, that is tissue to blood, blood to alveoli। वही चीज अभी मैंने बताया इसको। Solubility of CO2 20 to 20 times higher than O2। ध्यान रखने वाली बात है, 25 गुना ज्यादा होती है। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। कौन कौन से? थिन स्क्वामस लेयर, नीला पेन, एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई और एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज और बेसमेंट ऑफ सब्सटेंस। देखो 3 हो गई, फिर से गिनते हैं। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई पहली, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज दूसरी और बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन तीसरी। ये क्या करते हैं? थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है जिसको स्क्वामस एपिथेलियम की और लोजमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ। देखो ये चीज, ये एंडोथेलियम, यहाँ पे ब्लड जा रही है, ऐसे कर रहा है, इसके अंदर ये CO2 दे रहा है और O2 अंदर डाल रहा है, ठीक है। The thickness is much less than a millimeter, therefore all factors in our body are favorable for diffusion O2 from alveoli to tissue, that is CO2 from tissue to alveoli। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बहुत प्यारी चीज है, मैं बताता हूँ कैसे। सिंपल ट्रांसपोर्ट इससे पढ़ लोगे, मत पढ़ो इससे, बाद में करेंगे टाइम के साथ ही। चलो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होते हैं? अबाउट 97% ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC इन द ब्लड। बाकी की 3% और O2 कहाँ कैरी हो जाती है? डिसॉल्व स्टेज में कैरी हो जाती है। वहीं पे 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट RBC के थ्रू और 70% बाइकार्बोनेट के साथ कैरी हो जाती है। और बाकी की 7% जो CO2 बची वो कैसे कैरिड हो जाती है? कैरिड इन डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। रेड कलर आयन कंटेनिंग पिगमेंट क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हीमोग्लोबिन।
फॉर्म क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4, you guys need to underline this, 4 molecules of O2. Binding the oxygen with the hemoglobin is primarily related to the partial pressure of O2, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration, temperature are the factors which can interfere this. क्या क्या, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration, temperature are the other factors can which can interfere with the bindings. ये क्या बनाता है, एक सिग्मोइड कर्व बनाता है, ये ना एस इस टाइप का है। अरे भैया ए बचुआ है का नहीं, ऐसा है ना, वेरी नाइस। ओके, द sigmoid curve obtained in the when percentage saturation on hemoglobin is plotted against the PO2. This curve is called oxygen dissociation curve. Is highly useful in studying the effect of factors of CO2, H plus concentration, etc. on binding of oxygen. एल्विलाई के अंदर क्या होता है, वेयर PO2 ज्यादा होता है, CO2 लो होता है, H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होते हैं, टेम्परेचर लो होता है, ये उधर होता है। फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, इस वजह से वहां पे क्या होती है, ऑक्सीजन कैरी आउट ज्यादा होती है। वेरेज इन टिश्यू क्या होता है, O2 कम होता है, CO2 कम होता है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। वो कंडीशन किसके लिए बनाते हैं, फेवरेबल बनाते हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। This clearly indicates that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 tissue under the normal physiological condition. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजों देखो, एक होता है आई कैडेट फेस राइट, कैडेट मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एसिडिटी मतलब H प्लस कंसंट्रेशन, डी मतलब कि BPG या DPG कितना है, E मतलब एनर्जी कितनी है और टेम्परेचर कितना है। ठीक है, फेस राइट अगर ये बढ़ रही है, C बढ़ रहा है, तो ये सारा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए फेस राइट कहते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजें उल्टी। हीमोग्लोबिन कितनी कैरी करता है, 20 से 25% कैरी करता है, विच इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। मतलब वहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन होगा, और वहीं पे जाते जाते जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 हाई हो जाएगा एल्विलाई के अंदर, तो डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमको ये चीज एक बार दिखा देता हूँ। इन टिश्यू कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन आर, क्या क्या रीजन है, क्या क्या होनी चाहिए कंडीशन, लो PO2 होनी चाहिए, हाई CO2 होना चाहिए, H प्लस आयन कंडीशन हाई होनी चाहिए, pH कम होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। वहीं पे एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर, लो CO2, लेस H प्लस कंसंट्रेशन, लोअर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू, फिजिकली डिसॉल्व कैसी होती है, 3% होती है प्लाज्मा की, और केमिकली डिसॉल्व कैसी होती है, 97% हीमोग्लोबिन को, कौन, ऑक्सीजन O2। CO2 कैसे होती है, फिजिकली डिसॉल्व 7% होती है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, केमिकली डिसॉल्व दो तरीके से होती है, 70 और 20 टू 20, 70% HCO3 की फॉर्म के साथ होती है प्लाज्मा के अंदर, और 20 से 25 हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। O2 बाइंड्स टू heme portion of the hemoglobin and CO2 binds to the alpha and beta chain of the hemoglobin. Okay, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये है मेन कि ये बाइकार्बोनेट बनाता है, forms bicarbonate and H plus at the alveolar site where CO2 is low, reaction proceeds, जो मतलब अलग हो जाता है। CO2 ट्रैप किस फॉर्म में ट्रैप होती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैप होती है at the tissue level and transport to the alveoli and is released out as CO2। every 100 ml कितनी कैरी करता है, 4 ml CO2। ऑक्सीजन कितनी करता था, 5 ml। अच्छा,
रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ह्यूमन बींग मतलब कैसे कैसे रेगुलर करती है, मतलब कौन से न्यूरल होता है कंट्रोल होता है, रिदमिक कंट्रोल, तो वो चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट रिदमिक रेस्पिरेटरी रिदम्स टू सूट डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। स्पेशलाइज्ड सेंटर्स होते हैं मेडुलरी रीजन के अंदर, कौन से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन, और दूसरा कौन सा होता है पोन्स रीजन इन द ब्रेन, क्या कहते हैं उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जो क्या करता है रेस्पिरेशन की रिदम को कंट्रोल करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दी दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय alter the respiratory rate. A chemosynthetic area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. Increase in these substance can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process, by which these substances can be eliminated. Receptors associated with the aortic arch and carotid artery can also recognize changes in CO2 and H+ concentration. The role of oxygen in the regulation of rhythmic center is quite insignificant. मैंने पढ़ तो दिया, समझ तो कुछ आया नहीं होगा, है ना, कि रीडिंग करता हूँ, रीडिंग तो हम भी कर लेते, आपकी वीडियो क्यों देखें, समझाओ तो माने तो लो भैया, हम समझा देते हैं। देखो कीमोसेंट्रिक सेंटर क्या होता है, वो रिदमिक सेंटर के साथ साथ सिचुएटेड होता है और बहुत हाई सेंसिटिव होता है, किस चीज के लिए, CO2 के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और H+ आयंस की कंसंट्रेशन, कि जैसी बॉडी के अंदर CO2 और H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तुरंत ही ट्रिगर करता है, टक 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 टक, भैया बढ़ रहा है, तुरंत कुछ करो, कुछ तो करो। इंक्रीज जैसी होता है, ये सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से एक मतलब सिग्नल रिलीज होता है रिदमिक सेंटर्स के पास, जो कि एडजस्टमेंट करता है अकॉर्डिंगली, ताकि ये सारे जो भी मतलब ये CO2 H+ कंसंट्रेशन है, ये सारे एलिमिनेट हो जाए बॉडी की तरफ से। अच्छा, एक कैरोटिड आर्टरी का नाम लेते हैं, बता दो कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे होती है, ये मेन आर्टरी होती है, ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई देती है, कहाँ पे, ब्रेन को। अगर ये कट हो जाए तो ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई, बोले तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन डेड हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ओके, डिसऑर्डर्स, एस्थमा, वीजिंग साउंड आती है सांस लेते में, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा के अंदर क्या होता है, सरफेस एरिया, देखो एस्थमा और एम्फाइसेमा में कंफ्यूज नहीं होना। एस्थमा के अंदर तो वीजिंग साउंड आती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। वहीं पे एम्फाइसेमा के अंदर क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। फिर आता है एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कुछ लोग काम करते हैं चूना मतलब मिट्टी वाले एरिया में या वहां पे, तो क्या होता है उनकी नोस्ट्रिल्स के थ्रू उनके लंग्स के अंदर वो सॉलिडिफाई होने लगता है, लाइक वो कैल्शियम के सॉलिडिफाई होने चाहता है, वो कंटेंट उसके अंदर स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट कॉजेज लंग फाइब्रोसिस, मतलब लंग्स का जम जाना प्रॉपर, जैसे सांस लेते हैं लंग्स फूलते हैं, वो फूल नहीं पाना, तो वो सारी चीजें कॉज करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्कर्स जो वहाँ पे काम करो उनको प्रॉपर मास्क और प्रॉपर अपनी केयर करनी चाहिए, ताकि उनको ये चीज दिक्कतें ना हो। तो गाइस, हमने एक चैप्टर और खत्म कर दिया है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वीडियोस देखने के बाद इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो गाइस, टेक केयर, दिस इज मायरली, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप सो आपको समझ आया होगा, एंड बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।